नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। राजनीति भी कोई आसान खेल नहीं है। हर व्यक्ति को राजनीति करने के लिए भी बड़े प्रयास करने पड़ते हैं, बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टिकटों की मारामारी, जब चुनाव नज़दीक आता है उस समय नेता जो कि 5 साल तक लोगों के बीच में रहता है, उसको उम्मीद होती है कि उसको उसकी पार्टी टिकट देगी। टिकट लेने के बाद वो विधानसभा पहुंच करके अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाएगा। अब जिस प्रकार से कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के अंदर फिलहाल टिकटें बंट रही हैं, यानी कि रोज जो है बैठक होती है। बैठक में निर्णय लिया जाता है कि कौन सा कैंडिडेट कहां से उतारा जाएगा। उसको लेकर के अपनी टिकट पक्की करने के लिए नेता दरबार में पहुंचते हैं, पार्टी के दरबार में। आपको हम बताएंगे कि पार्टी के दरबार में क्या क्या होता है, किस प्रकार से एक उम्मीदवार को, एक नेता को वहां पर कशमकश मेहनत और पता नहीं क्या क्या नाम मैं लूँ, वो चीज़ें वहाँ पर उनको करनी पड़ती हैं। अगर वो मेहनत नहीं करेगा, अपने नेताओं से नहीं मिलेगा, तो कहीं नेता के दिमाग से उसका नाम स्लिप ना हो जाए और उसकी करी कराई मेहनत पानी में ना फिर जाए। आज हम इसी बात को लेकर के आपको बताएंगे, चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंद्रवेश जी हैं, साथ ही कमल प्रधान जी हैं जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमल जी भी 5 दिन कांग्रेस दरबार में लगा करके आए हैं, आज वापस लौटे हैं। इनसे भी हम पूछेंगे कि वहाँ क्या क्या हुआ। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। कमल जी, मैं पहले आपसे ही पूछना चाहूँगा, 5 दिन आपने वहाँ गुजारे, कैसे लगा? पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि कहा जाता है ना कि सर्दियों में, सर्द रातों में नींद हराम हो जाती है, सो नहीं पाता। तो 5 दिन कैसी नींद आई? पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा। पहले तो आप दोनों का मैं धन्यवाद करता हूँ, इंद्रजीत जी का और आपका दीपक जी। और ख़ास तौर पर इस टाइम में लोगों को सही जानकारी मिलनी चाहिए, उसका आप प्रयास कर रहे हैं। तो 5 दिन हमें लगातार, उससे पहले मैं 2 दिन लगा के आया था। देखो, फील्ड के अंदर तो लगातार हम रहते हैं और आप कवरेज भी करते हो। तो किसान एजिटेशन था, स्टूडेंट का था, स्पोर्ट्समैन का था, कर्मचारी भाइयों का था। लगातार मैंने उससे पहले दौरे भी कर लिए थे सारे, तो काम बहुत बड़ी एक पंचायत देवराला के अंदर की हुई थी। और मैं खुद कांग्रेस के टिकट का आवेदन किया है तोसा हल्के से। अब वहाँ क्या होता है कि आज कल एक ट्रेंड बन गया। जैसे मैं गाँव जाता, यहाँ क्या कर रहे हो आप, कदे टिकट कट जा, दिल्ली जाओ। मैं नु क्या करता है यार, कांग्रेस पार्टी ने सर्वे की बात करी है और कार्यशैली भी कैंडिडेट की देखेगी, क्या जरूरत है जाने की। हम काम करते लोगों के बीच में और आप लोगों की जो समस्या उसको उठाएंगे। टिकट जो पार्टी देगी वो अपने हिसाब से दे देगी। लेकिन नहीं, आप जाओ दिल्ली, जाओ दिल्ली, यानी मेरे साथ नहीं, सभी के साथ ऐसे जी। जो नेता आवेदन करे सभी के साथ है। तो वहाँ एक तो 2700 आदमियों ने आवेदन कर रखा था। तो 2700 तो बहुत 2700, बड़ा आंकड़ा होता है। हाँ बहुत बड़ा आंकड़ा है। और मैं कहता हूँ कि 20,000 पार्टी ने फीस रखी थी, अगर 1 लाख रुपये भी रख देती पार्टी तो भी 2700 होने थे, क्योंकि कांग्रेस के प्रति लोगों का उत्साह है। तो इसलिए भीड़ एक तो ज़्यादा इस वजह से है कि जो उनके समर्थक हैं, जिन आवेदन कर रखे हैं, उनने सबने कह दिया दिल्ली जाओ, कहीं टिकट ना कट जाए। तो ये वो हमने देखा कि मैंने किसी से पूछता था, भाई क्यों आ रहे हैं, उन्होंने यार टिकट कौन देती जनता, तो दिल्ली जाओ, टिकट तो दिल्ली मिलेगी, अड़ के हैं। नेता के नाम से जो है, नेता के दिमाग से नाम स्लिप ना हो जाए, वहां उनके सामने दिखना पड़ेगा। उसकी हाजिरी मारो, उसके बात करो, अपनी बात बताओ, हल्के फीडबैक दो। जातिवाद जातिवाद के हिसाब से बताओ कितनी की जाति, कौन सी जाति समीकरण भी काफी जाति जो है। समीकरण। तो सारी बातें वो करते हैं, इसलिए वो ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे और इसलिए हाजिरी भी ज़्यादा बढ़ती है। कमल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, वहां पर हाजिरी लगाने से क्या फायदा होता है? कि आप क्या मानते हैं? क्योंकि 5 दिन आप वहां रह करके आए हैं, नेताओं से मिल करके आए हैं, 5 दिन लगातार आपका इंटरेक्शन भी हुआ होगा कांग्रेस के नेताओं से। क्या लगता है आपको, 5 दिन वो आपने किस तरह से गुजारे हैं? देखिए, लोग मैं मिला हूँ तो भूपेंद्र हुड्डा से मिला हूँ, दीपेंद्र हुड्डा से मिला हूँ और तमाम बड़े वरिष्ठ नेता और थे उनसे मैं मिला हूँ। तो मेन बात क्या है दीपक जी, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि पार्टी ने कहा कि सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगी और पार्टी के प्रति उसका कितना कार्य है वो भी देखा जाएगा। तो लोगों में ये चीज़ चर्चा है। अब आजकल कोई बात छुपी तो रहती नहीं, सबको पता सर्वे में किसका नाम है, कौन ऊपर है। अगर पार्टी इस चीज़ को अनदेखी करेगी तो लोगों में चर्चा दूसरी हो जाएगी कि पार्टी ने सर्वे के हिसाब से नहीं दिया या काम करने के हिसाब से टिकट नहीं दी। और
सबसे बड़ी बात तो बीजेपी करती है कि परिवारवाद के आरोप लगाते हैं, हालांकि खुद बीजेपी उसमें लगता है दलदल में फंसेगी अब की बार। तो ये चीज़ हाईकमान को भी देखनी चाहिए और पार्टी के नेताओं को भी देखनी चाहिए। कमल जी, इसमें आपसे जानना चाहें भी एक उम्मीदवार को, जैसे आपने स्टार्टिंग किया टिकट का, तो क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई और कहाँ कहाँ ऐसी कौन कौन सी कोटियां थी जहां पर आपको जाना पड़ा, किस एरिया में उस थी, तो वो वस्तु स्थिति आपसे जानना चाहते हैं टिकट को लेकर के क्या एक्सरसाइज आपकी पिछले देखो 5 सबसे दिनों के पहले दौरान तो रही? हमने क्या पार्टी की जो प्रोग्राम रहा था भाई हरियाणा मांगे न्याय, उसमें हमने गांव गांव दौरे करे। उसके बाद में पार्टी का कार्यक्रम आ गया भी आप है ना आवेदन करके आओ, हम चंडीगढ़ जाके आवेदन करके आए। उसके बाद में भाई चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के पास गए, दीपेंद्र हुड्डा के पास गए, जो उनकी कोठी है इस पे तालकटोरा रोड पे, वहाँ हम जाके उनके पास जाके आए हैं और मिले भी हैं। जैसे बावरिया जी ने इंटरव्यू लिया था उनसे मिले हैं और अजय माकन जी मिले हैं। तो वहाँ जो तकरीबन सीनियर नेता हैं, सबसे मिलने का कार्य हुआ है। और हमने तो एक ही बात बताई है कि भाई हम पार्टी के लिए काम किया, और जो बायोडाटा होता है जो आवेदक जो रखता है अपने पास वो सब ने देखा, भी रोल भी दिखाया वो आवेदक। तो प्रक्रिया इतनी थी कि पहले आवेदन किया, उसके बाद में इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद में सर्वे की रिपोर्ट देखी गई, उसके बाद में अब वो स्क्रीनिंग कमेटी है वो क्या डिसीजन लेती है वो तो आने वाला टाइम बताएगा। जनरल प्रधान जी और कैंडिडेटों से भी आपकी बात हुई, क्या क्राइटेरिया क्या बनाते हैं, ऐसे कौन से 8 10 12 बिंदु हैं जिस आधार पे टिकट दी जाती है, और मेरिट डिमेरिट को लेकर के क्या और बिंदु इसमें शामिल हो अब की बार तो आप सोचे नहीं कि कई साथियों को ये नहीं पता कि ये आवेदन किस किस ने किए हुए हैं और आइडेंटिफाई भी नहीं है वो। एक आम आदमी, क्योंकि तोसा मल की बात करूंगा मैं, तोसा मल के में श्रीमती किरण चौधरी थी, तो वो आवेदन करता ही नहीं था। तो वो सबको पता है भाई इसको टिकट मिलेगी तो आवेदन होगी नहीं। अब की बार 18 लोगों ने आवेदन किया, उसमें कुछ से साथी तो जाने पहचाने हैं और कुछ साथी को पता ही नहीं कौन है वो। तो प्रजातंत्र के लिए तो अच्छी बात है, लोग ऐसा हुआ है तो कोई गलत बात कमल जी, नहीं है। एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सुबह सवेरे कितने बजे उठ करके आप नेता की कोठी पर पहुंचते थे और उसके बाद कैसे आपका जो दिन है वो गुजरता था? मैं दर्शक क्योंकि ये जानना चाहेंगे, एक टिकट के उम्मीदवार को जो टिकट लेना चाहता है उसको सुबह से ही किस प्रकार से जो है नेता की कोठी पर जाना पड़ता है, कितने बजे आप उठ करके वहां चले जाते थे, किस तरह से वहां पहुंचते थे, वो तमाम जानकारी आपसे लेना चाहता देखो हूँ। मैं तो वैसे भी झूठ नहीं बोलता, मैं तो सच्ची बात बोलने वाला आदमी हूँ। सुबह सुबह जब जैसे कोई भूपेंद्र हुड्डा की घूमने की आदत है तो कई नेता तो पार्क में पहुंच जाते थे, तो कभी कभी नहीं घूमे हो जो उठे नहीं जल्दी, लेकिन वो 5 बजे उठ के और वो पार्क के अंदर उनके साथ है, उनके 1 बजे एक नज़र पड़ जाए। उसके बाद में जैसे वापस आते थे योगा योगा करते थे, तब भी वो जो उनकी ग्राउंड है उसके अंदर वो थोड़ी बाढ़ ला रही थी, बाढ़ में देखते थे फिर नज़र पड़ जाए। उसके बाद में नहा धो के आते थे, फिर आगे मिलते थे, फिर उसके बाद में तो भूपेंद्र हुड्डा की मैंने खास बात देखी, वो लोगों से कम 10 12 में मिलते थे, यानी 10 की 10 12 पे वो लोगों ने शक्ल दिखानी ही दिखानी। यानी सवेरे 5 बजे लेकर रात के 12 बजे 1 बजे तक तो भूपेंद्र हुड्डा जी सो नहीं जाते थे, तब तक कोठी नहीं छोड़े जाते। हालांकि व्यवस्था ठीक थी, वहाँ चाय पानी की सारी व्यवस्था है, बैठने के लिए साइड बेड लगा रखे हैं, कुर्सी होके वगैरह जो भी है सारी चीज़ें। लेकिन बात यह है कि जब तक सुबह उठाना और रात को सोना, ये प्रक्रिया थी। प्रधान प्रधान जी, सारी प्रक्रिया में प्रभावी कौन नजर आए, वैसे कौन कौन से नेता हैं जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, किन की हाजिरियां, परिक्रमा की बात आती है, किन की नेताओं की देखो मैं तो परिक्रमा एक मानता हूँ दो महत्वपूर्ण दो थी? दो ही जगह ज्यादा भीड़ नजर आई मेरे को, तो एक तो ये भूपेंद्र हुड्डा की कोठी पे 80% और 20% शैलजा जी कोठी पे लोग नजर आए। इसमें जो टिकटों की बात करें तो कितनी टिकटें लगभग आपको क्या अंदाजा लगा, अभी हुड्डा साहब कितनी टिकट बांट पाएंगे और उसके जो दूसरा ग्रुप वो जो कितनी टिकट चर्चाएं बांट वो जो पाएगा? कह रहे हैं कि हुड्डा साहब मैक्सिमम टिकट हुड्डा साहब ही बांटेंगे, तो चर्चाएं। बाकी जो सर्वे की बात चल रही है या जो लॉयल्टी की बात चल रही है उसमें तो देखो भाई मैं आज तो कुछ कह नहीं सकता, बाकी आएंगे तो आप तो तस्तंभ हो लोकतंत्र का, आप तो उसी टाइम आपको पता है भी सर्वे किस किस का कौन बिल्कुल पूरा प्रधान जी, ये तो होता ही है, जो व्यक्ति लगातार लोगों के बीच में रहता है हालांकि वो अपनी तरफ से पूरा देता है। पार्टी क्या स्टैंड लेगी वो तो खैर पार्टी को पता है, लेकिन एक दुख तो होता ही है किसी व्यक्ति को अगर
घोषित होने के बाद टिकट ना मिले, हालांकि अभी तो खैर घोषणा होनी है, क्या पता किसकी टिकट मिलती है किसको नहीं मिलती, वो तो आगे की बातें हैं। लेकिन फिलहाल मैं जानना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आपने बताया कि सुबह 5 बजे उठ करके जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्क में घूमने आते थे, तो उसी समय ही लोग जो है वहां पर पहुंच जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब एक इसका मतलब तो ये हो जाता होगा कि सबको ये पता रहता होगा कि और भूपेंद्र मैंने तो सिंह यहाँ तक देखा 4-5 के विधायक बनोड़े बेचारे लाइन में खड़े होके मिल रहे थे। मतलब कि उनको ये पता होगा कि हाँ हुड्डा साहब इस समय नाश्ता करते हैं, हाँ, इस उनको समय एक एक लंच बात करते कहा हैं। कि हुड्डा साहब अभी एक स्टेप उठाएंगे, या हुड्डा साहब को छींक आ गई, या हुड्डा साहब ऐसे करेंगे। यानी उनके पास हुड्डा साहब की पूरी प्रक्रिया थी। और ये भी बता भी दीपेंद्र अभी आएगा, पिछले दरवाजे से आएगा, अगले दरवाजे से आएगा। तो लोग क्या है कि देखो इतनी भीड़ होती है, कोई भी आदमी सीधा मिल नहीं सकता। हालांकि दोनों मिलते हैं खूब लोगों से, लेकिन फिर भी उन्हें सोचेगा तो पिछले दरवाजे न लगड़ जा, तो 20, 30, 50, 100, 200, 400 आदमी एक एक आदमी को छोड़ देते भाई, जैसे निकले हमें बताना पीछे। और कई तो गाड़ी में बैठ के चले तो आप यकीन होगा एक सर्कल दूर पड़ता है, उस सर्कल तक ऐसे खड़े हो जाते थे। एक वो साइकिल देखो ध्यान रखना जी, ध्यान रखना जी। नेता के साथ कितने कितने आदमी होते थे वहां पर, एक नेता कितने लोगों को लेके जाते, उसको भी अरे खर्चा दो क्या उसकी। बताऊं दीपक जी, आप वजह से नहीं गई कि एक एक नेता 500 आदमी लेके जाया करे। ओ माय गॉड, इतना मतलब इतने हाँ, लोग और तो एक गाड़ी में 10 आदमी है वो है, और 5,000 तक गाड़ी गाड़ी को नहीं पड़ा उनको मतलब उनको खाना। भीड़ दिखाते होंगे कि मेरे साथ इतने लोग हैं, तो हाँ, मुझे जो और है। आधी बार तो बेचारे कई नेता में तो ऐसी मनती थी वो नहीं मिल पाते। जैसे तो भूपेंद्र हुड्डा तो खैर दिन में 10-12 मिलते थे, लेकिन दीपेंद्र बिजी प्रोग्राम होने की वजह से वो मिलता ही नहीं था। फिर दीपेंद्र खातर अगले दिन को एक धर्मशाला बुक करवाता था, कोई कुछ वो कराता था, अगले दिन फिर मिलते थे वो। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, जैसे सुबह उठे 5 बजे और पहुंच गए वहां कोठी हम्म, पे, हम्म। तो जो लोग वो लेकर के जाते थे तो वो खर्चा तो नेता को करना पड़ता था, सभी लोगों को भाई नाश्ता भी कराना है, लंच भी कराना है, तो कितनी उनकी, क्योंकि उनको देखो जो आदमी, कोई तो कहता होगा जी मैं तो पनीर भी खाऊंगा, कोई कहता होगा मैं दाल खाऊंगा, तो इस तरह की दिक्कतें भी आती होंगी नेताओं को। हालांकि समर्थक तो समर्थक होता है, वो ज्यादा खाने पीने में विश्वास नहीं रखता, लेकिन बेचारे ऐसे समर्थक भी देखे मैंने जो कुछ भी नहीं खाते थे फिर भी नेता के लिए खड़े रहते थे। लेकिन परेशानी तो 2 दिन होती है, दिल्ली ने शहर है, वहाँ रहने की व्यवस्था बड़ी कठिन है। तो कठिनाई तो नेता को हुई है, वो कार्यकर्ताओं को भी जो गए वहाँ। मतलब कई नेता तो ऐसे होते होंगे वो काफी रातें जो है सोते भी नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि उनको टेंशन रहती होगी, पता नहीं सवेरे नेताजी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब दिमाग के अंदर कई सवाल जो है वो खड़े हो जाते होंगे कि हाँ मुझे सवेरे वहां पहुंचना है, कहीं लेट ना हो जाऊं, या अलार्म लगा के सोते थे। देखो ये बात पक्की है, अलार्म वो नींद ही नहीं आती थी। वो 3 बजे, जिसने 5 बजे जाना 3 बजे उठ जाया करता। तो फिर 3 बजे फिर मैं थोड़ी थोड़ी और सो लेता हूँ। फिर मतलब 5 बजे तो बजना ही नहीं देते थे, 5 बजे से पहले पार्क में और भी लोग घूमते थे, तो बेचारे डेली है वो सोचते थे अच्छे भैया तो टाइम पाने वाले आदमी इकट्ठी हो गए। क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जी की आदत घूमने की, तो वहाँ चले जाते थे, फिर योगा करते तो वहाँ चले जाते थे, चाय पीने के साथ तो वहाँ चले जाते, मतलब वो पूरी तरह घूमते रहे। लेकिन मैं एक बात इसमें एक बात जरूर कहूँगा कि इस परंपराओं को बदलना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कई पार्टी तो नेता को ढूंढ के टिकट दे के आती है। जो मेहनत करता है हाँ इंसान, जिसके हाँ। साथ लोग तो हैं। कांग्रेस पार्टी को भी इस ट्रेंड को बदलना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि नेता जो मेहनत करता है उसके जाके न भाई तुम बहुत मेहनती आदमी, कोई भी हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो। अब तो क्या है कि पैसे वाले आदमी पहले सबसे पहले पूछते हैं चुनाव लड़ सकता है तू, यानी पैसा प्राथमिकता हो गई है। और आपका नाम के पीछे क्या है ये देखेंगे। एक मतलब जैसे मैंने सुना है अभी जवाहरलाल नेहरू जी ने कभी टिकट दे दी बुला के, भाई रतन टिकट है, उन्होंने बोला, मैंने टिकट दी। ऐसे तो बंसीलाल से भी मैं कई बार उनके साथ रहा, तो वो करते थे भाई टिकट है ना, बुला के दिया दे भाई तू फलाना हल्के से चुनाव लड़ो। कोई देवीलाल के बारे में ऐसी चर्चा सुनी, कोई भजनलाल के बारे में ऐसी चर्चा सुनी। अब ये वो आधुनिक युग आ गया, इसमें सारी चीज बढ़ गई है। तो हालांकि भूपेंद्र हुड्डा तो कहता है कि मैं नेता को देखा है, तो पूरा हरियाणा दौरा कराया है, तो मैं टिकट तो उसी के हिसाब से दूंगा, सर्वे के आधार पर भी, और उसकी लॉयल्टी के आधार पर भी, उसका काम करने का तरीके के आधार पर भी। अब लिस्ट आएगी उसमें आप लोग विश्लेषण करना कि कौन सी चीज़ मानी गई है। प्रधान जी, ये जो स्क्रूटनी हुई है, काफ़ी कैंडिडेट थे, कई सीटों पे 78 कैंडिडेट थे, कुछ पे 34 थे, कुछ पे 22 थे। तो वो आधार क्या बना है स्क्रूटनी का, शॉर्ट लिस्ट का? और लास्ट में उस सीट में कितने लोग पैनल में, लास्ट में 2 कैंडिडेट रहे, 4 रहे, 6 रहे? वो क्या सिनेरियो नज़र आया देखो आपको? शुरू में तो क्या था इंद्रवेश जी, पहले इंटरव्यू आया तो उसमें सभी का आया था जिसने भी आवेदन किया था।
जैसे तो शाम से 18 तो 18 है। उसके बाद में 6 आदमी का बनने वाला है, उसके बाद में 3 का बनया, उसके बाद में 2 का बनया। अब जो पैनल है सुने है, बाकी तो क्या कह सकते हैं कि 2 का पैनल है, वो पैनल में से एक नाम फाइनल करेंगे किसका करेंगे। तो ये जो ये आपने इंटरव्यू की बताया, तो इंटरव्यू में लगभग क्या पर्सन रहे, किस तरह की जानकारी पार्टी जो है कैंडिडेट से लेना चाह रही थी? देखो बात ये है कि आप कब से पार्टी से जुड़े हुए हो, और आपको टिकट क्यों दी जाए, आप में क्या खासियत है। क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से पूछ रहे थे, और लोग बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे सारे, तो लोग उसी तरह जवाब भी दे रहे थे। अब उन क्वेश्चनों के आधार पर टिकट देंगे, या विरासत के आधार पर टिकट देंगे, या सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, या लॉयल्टी के आधार पर टिकट देंगे, वो तो वक्त बताएगा। कमल जी, जिस प्रकार से क्या लगता है आपको, सुबह उठ करके आप पहुंचे 5 बजे, नेताजी के दर्शन किए। अब तो नेताजी भगवान हो गए थे, क्योंकि भगवान के मंदिर जाना तो दूर, क्योंकि नेताजी के पास जाना जरूरी है। मंदिर तो वहीं रहेगा, नेताजी अंदर चले गए तो दिक्कतें हो जाती होंगी। तो इस तरह से पूरा जो सुबह से लेकर के शाम तक का एक पूरा मतलब डाटा जो है वो बना होगा आपका, कि किस प्रकार से आपने जाना है। तो मतलब किस प्रकार से आप जाते थे 5 बजे, कितनी दूर आप रहते थे वहाँ से, क्योंकि सोचते हो कि भाई नज़दीक से कोई धर्मशाला मिल जाए, क्योंकि सवेरे 5 बजे जाना है नेताजी के पास। तो मैं व्यक्तिगत तो मैं मेरी बता सकता हूँ, मैं तो ऐसा आप ही की जानकारी ले मैं रहा हूँ। मेरी जानकारी अगर ले रहा हूँ, मतलब लोग जनरल एक जानकारी दे रहा था मैं तो। यहाँ कई सारे नेता भी आपको मिले होंगे, नहीं मैं जो वो भी बताता हूँ। बताते होंगे कि हाँ। मैं तो देखो ऐसे था, मैं तो वहाँ से बहुत दूर रुकता था, और आराम से 10-11 बजे आता था। और 11 बजे जैसे कई बार तो शाम तक भी हुड्डा साहब से मुलाकात नहीं हो पाती थी, लेकिन प्रयास ये रहता था कि हुड्डा साहब से नमस्ते हो जाए और राम राम हो जाए, और ये हमारा प्रयास था। लेकिन ये नहीं था कि मैं 5 बजे जाके उनके पास जाऊँ या 8 बजे जाऊँ। मैं पूरे दिन में एक ही बार मिलता था, जी जी। बस एक बार नमस्ते करता था और राम राम करके। और मेरा फर्ज भी बनता है, क्यों जी उनकी उम्र है मेरे पिताजी की उम्र के बिल्कुल हिसाब बिल्कुल से, बिल्कुल। तो उनका आशीर्वाद लेता था। और दीपेंद्र से तो मैं मेरे ख्याल में 7-8 दिन में एक ही बार मिला हूँ, ज़्यादा देर नहीं। बैरिकेड कितने होते थे वहाँ पर जब आप जाते थे, तो कितनी जगह पर बैरिकेड बैरिकेड कुछ नहीं है। मतलब डायरेक्ट आप जा सकते हैं अंदर? वह मतलब मन तो ये लगा कि भाई इस मामले में सिक्योरिटी वोटी वाली भी ज़्यादा तंग वाली बात नहीं थी, सीधे हुड्डा साहब से तो कोई मिल लेता था, जी जी। और हाथ भी पकड़ लेते थे उनका। प्रधान जी, आप रुकते थे तो आपके साथियों के खाने पीने की व्यवस्था या बैठने की कैसी व्यवस्थाएं थी? गर्मी काफी थी, तो तो उससे ना बचने के लिए क्या कूलर व्यवस्थाएं वगैरह थी? लगा रखे थे, और पंखे भी थे, और चाय का नाश्ते का प्रबंध हो रहा था। कितने आदमी, 10 आ 10 का था, 5 आ 5 का था। इस मामले में देखो मैंने बहुत अच्छा प्रबंध वहाँ देखा था। मतलब और कोई भी। शैलजा जी का भी, मैं तो खैर जान नहीं पाया वहाँ, एक दो में तो शैलजा जी के भी ये था कि चाय पानी का अच्छा प्रबंध हुआ था। जी बिल्कुल सर। पार्टी अब जो टिकटें अब जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़े, तो क्या लगता है कि आजकल में हो जाएगी या अभी और थोड़ा सा टाइम लग रहा देखो है? मुझे संभावना है कि कांग्रेस की पहली सूची शायद कल आ जाएगी, और दूसरी सूची में तो कुछ सीटें होल्ड कर रखी हैं, वो कमेटी बनाई वो डिसाइड करेगी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की 7 या 8 तारीख को सारी सूची आ जाएगी। गठबंधन की बात भी चल रही है, अभी आम हाँ आदमी गठबंधन पार्टी की से गठबंधन से हमने और तो जो मीडिया में देखा जी, बाकी तो हाईकमान को पता होगा, इस बारे में तो मैं जानकारी इतनी नहीं है। लेकिन गठबंधन ने बताया कि भी आप पार्टी से और शरद पवार जी की पार्टी से और सपा से कोई गठबंधन हो रहा है। तो प्रधान जी, आप भी पैनलिस्ट मुख्य वहाँ रहे आपका, हम्म। तो पार्ट आगे आपका क्या विचार है? पार्टी आपका मन बनाती है तो कैसे ट्रैक रहेगा? बाई द वे पार्टी उससे अलग चलती है, तो देखो आपका क्या मैं तो आगे की सीधी बात है, राजनीति रहेगी? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन कराया, और मैं जवाब देना मेरा फर्ज बनता है। मैं कोई उसकी बात सुना था, राहुल गांधी कह रहे थे एक जंगी घोड़ा होता है, एक दरबारी घोड़ा होता है, एक बराती घोड़ा होता है। आपने उनकी वीडियो देखी। मैं तो जंगी हूँ, और हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस पार्टी के साथ में 2016 में हमने ज्वाइन करी थी कांग्रेस पार्टी, कुलदीप बिश्नोई जी के हत्या में था। उससे पहले भी कांग्रेस में था, यूथ का प्रधान रहा, स्टेट लेवल पर प्रधान रहा, सेंटर में भी रहा। तो कांग्रेस पार्टी के लिए हम दिन रात काम करते हैं, और प्रतिनिधि तौर पर किसान एजिटेशन में भाग लिया, और सभी एजिटेशन में भाग लिया। अब मैं कोई अनजान नहीं, 35 साल से लगातार जिस हल्के से टिकट मारा, उनके सुख दुख में उनकी भौगोलिक परिस्थिति जानता हूँ, हर चीज को, यानी गली गली को मैं जानता हूँ, और ये बता देता हूँ फलाने का मकान ये है, दकड़े का मकान ये है। तो वो तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पार्टी मौका देगी तो 100%
बीजेपी कैंडिडेट को हराएंगे और जिस दिन मतगणना होगी उस दिन ये चलेगी बाइट की तो शाम से बीजेपी जो प्रत्याशी है काफ़ी मतों से पीछे चल रहे हैं। और रही बात कांग्रेस दूसरे कैंडिडेट को देती है तो भाई हमें तो सीधी बात है 10 साल में बीजेपी के खिलाफ काम किया है और अंदरूनी भावना ये है कि हमने जब किसान एजिटेशन में और स्पोर्ट्स के एजिटेशन में नौजवानों के एजिटेशन में अग्निवीर में जो भाग लिया तो हम सब ने कसम खाई थी कि बीजेपी को हराएंगे हर हालत में। तो कैंडिडेट कैसा हो वो तो पार्टी ने देखना है, लेकिन हम तो एक ही बात कहते हैं, हम कैंडिडेट की तरफ नहीं देखेंगे कौन कैंडिडेट है, हम पार्टी की तरफ देखेंगे और जो पार्टी जिसको टिकट देगी उसकी ठोक के मदद करेंगे। हाँ एक बात जरूर कहूँगा कि पार्टी प्रत्याशी देने से पहले थोड़ा जन भावनाओं को और सर्वे को और ये देखें कि उसकी खुद की उपलब्धि क्या है। कहीं वो अपने परदादा दादा और उनकी उपलब्धि तो नहीं बता रहे हैं, खुद की उपलब्धि उसको देख के टिकट देनी चाहिए। मतलब विरासत को छोड़ करके खुद की मेहनत के हिसाब से देना चाहिए। इस प्रकार से एग्जाम होता है तो खुद कितना पढ़ाई करी है, जो लिखा है उसी हिसाब से नंबर आते हैं। ये नहीं उसका पिताजी जज था तो वो भी जज बन जाए, बिल्कुल उसमें बिल्कुल, योग्यता खुद की होनी चाहिए। योग्यता के आधार पर टिकट मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात कही कमल जी ने। कमल जी का कहना है कि योग्यता के आधार पर, खैर ये तो सभी यही बात चाहते हैं कि योग्यता के आधार के ऊपर टिकट मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने, जिस नेता ने मेहनत की, 5 साल लोगों के सुख दुख में भाग लिया, वहाँ पहुँचे, हर जगह पर गए, पार्टियों के द्वारा दिए गए आदेशों की पालना की, और जब उस समय जब टिकट सर्वे के आधार पर नहीं मिलती तो दुख होता ही है। खैर अभी तो पार्टियों ने टिकट देनी है, इसके ऊपर जब ज़्यादा नहीं बोल सकते, क्योंकि सर्वे टिकट आएगी उसके बाद पता लगेगा कि सर्वे के आधार पर दी गई है या बिना सर्वे के आधार पर दी गई है। लेकिन कमल जी ने जिस प्रकार से बताया कि नेताओं के लिए किस प्रकार से भागदौड़ जो है वो शुरू हो चुकी है, लगातार 5 दिन जो है वो कमल सिंह जी भी वहीं पर रह कर गए हैं दिल्ली दरबार के अंदर, कि वहाँ किस प्रकार से नेता से मुलाकात इन लोगों ने की है। खैर कमल सिंह जी जैसे बहुत सारे लोगों ने, इस प्रकार से बताया गया है कि 2800 लोगों ने फार्म भरा, 2800 लोग लगातार वहाँ पर जा रहे हैं। दिल्ली की तो खैर रौनक ही कुछ और हो गई होगी, क्योंकि पूरा हरियाणा के नेता वहाँ पर पहुँच गए, न केवल कांग्रेस के बल्कि बीजेपी में भी यही हालात रहे होंगे, क्योंकि बीजेपी की भी टिकटें अभी आनी बाकी है, तो बीजेपी के नेता भी लगातार वहाँ पर इसी प्रकार से दरबार के अंदर हाजिरियाँ मार रहे हैं। बहुत ही रोचक किस्से जो है आज हमने आपको बताए हैं, जानकारी दी है कि किस प्रकार से नेता को आराम की ज़िंदगी नहीं बल्कि मेहनत करनी पड़ती है, और ये मेहनत भी किस प्रकार से कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।